ऋषि जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल ये लेंगे, जो सबसे पहले ओबरा के बारे में बात करेंगे। ओबरा में आपका ये 5 साल जो है पूरा होने वाला है, लेकिन क्या लग रहा है जो जनता के बीच जो जा रहे हैं, जनता का क्या मैसेज आ रहा है? क्योंकि देखिए, एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी होता है तमाम विधायक के खिलाफ या सत्ता में जो लोग हैं उनके खिलाफ। आपके लिए क्या मैसेज है अगर क्षेत्र घूमते हैं, और आपके नेता जो हैं तेजस्वी यादव, उनके लिए क्या मैसेज है? सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद, पूरे बाइस्कोप की टीम का धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, मुझे अपना पक्ष रखने का मौका दिया। क्षेत्र में जब मैं घूमता हूँ या जब हमारा भ्रमण होता है, जो कि हमेशा चलता है, तो मुझे तो सारी चीजें पॉजिटिव ही नजर आती हैं। आप लोग उतरते हैं, आप तो सर्वे करने भी गए थे वहां पे पर्सनली, और जहां तक हमारी बात हुई आपस में, तो आपने बताया कि आपका सर्वे रिपोर्ट बहुत बढ़िया है। तो जनता का जो मैसेज है वो बहुत क्लियर कट है, मैंडेट जो है वो भी बहुत क्लियर कट है, और इंटेंशन जो है वो भी बहुत क्लियर कट है। जनता ने मुझे 5 साल परखा है, जांचा है, मेरे काम को देखा है और सराहना भी की है। मुझे पूर्ण भरोसा है जो अक्यूमुलेटिव मैसेज जो निकल के आएगा क्षेत्र से, वो यही आएगा कि इस बार फिर से ऋषि कुमार। अच्छा, एक बार फिर से ऋषि कुमार। तो ये सवाल ये है, जो क्या ओबरा की जनता की जो मांग थी, जो चीजें थी, जो अपेक्षाएं थी, क्या आपने उसे पूरा कर दिया है? देखिए, 100% अगर आप कहें कि सारे काम पूरे हो गए हैं तो वो नहीं हुआ है। 100% हो भी नहीं सकता है, पर हाँ 100% इंटेंशन के साथ मैंने हर काम को करने की पूरी कोशिश की है। बीच में सबसे पहले विपक्ष के तौर पे हम लोगों ने अपने कार्यकाल की शुरुआत की, फिर बीच में 17 महीने सत्ता में आए तो काफी बदलाव देखने को मिला, फिर उसके बाद 17 महीने के बाद वापस विपक्ष में चले गए। तो ये जो विपक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष तक का जो सफर था, उस बीच एक बात जो क्रिस्टल क्लियर थी मेरे दिमाग में, वो ये थी कि जनता के मूलभूत सवालों का, उनकी मूलभूत समस्याओं का हल हमेशा करना है। और नेता का भी यही निर्देश था कि अगर आप चुन के गए हैं और आप मेरे सच्चे सिपाही हैं, तो जनता के बीच में रहिए और जनता की सेवा कीजिए। हाँ। आपको नहीं लगता है कि घर की बात अगर तो समझ रहे होंगे कि मेरा इशारा किस ओर जा रहा है, तो आपको नहीं लगता है कि चुनाव में इसका कहीं ना कहीं असर जो है वो देखने को मिल सकता है? देखिए, मैं पूरी तरह से कन्विंस्ड हूं इस बात के लिए कि ये बीजेपी की आईटी सेल के द्वारा फैलाया गया प्रोपेगेंडा था, जिसको हमारी बहन ने भी और हमारे पार्टी के बाकी जो सिपाही वो हैं, सब लोगों ने उसका खंडन किया। और ये चीज तो दूध का दूध पानी का पानी है। हमारे पार्टी पहले भी एकजुट थी, हमारी विचारधारा लालूवादी है और लालूवादी विचारधारा के तहत ही हम चल रहे हैं, हमारे अंदर कोई विवाद नहीं। अच्छा, लेकिन ऋषि जी, जिस प्रकार से आपके पार्टी के एमएलए, चाहे वो दरभंगा में, गया में, तमाम जगह हो, कहते हैं भूरा बाल साफ करो। अशोक में तो कहते हैं भाई भूरा बाल साफ ही करेंगे हम लोग। तो ये A to Z की पार्टी और भूरा बाल साफ करो, ये लग रहा है सामंजस्य बैठ रहा है? देखिए, ये बेतुका और बेहुदा बयान है, और अगर आपके पास ऐसा कोई वीडियो है, नहीं वीडियो आप भी देखे होंगे सोशल मीडिया पर, अशोक मेहतो ने किस प्रकार से बयान दिया है, इसको एडिट करके दिखाया गया है। मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। नहीं, हमारी पार्टी की विचारधारा A to Z की विचारधारा है, और स्टार्टिंग से लेकर आज तक आप मेरे क्षेत्र में भी जाकर के पूछे लोगों से, क्या मैंने कोई जातीय संघर्ष होने दिया, क्या कभी धार्मिक संघर्ष होने दिया? हमेशा जनता को इसी पैमाने के ऊपर हमने जांच किया। जो दुखी है, जो लाचार है, वो धर्म और जात देख के लाचार नहीं होता। जो बेरोजगार है, वो धर्म और जात देख के बेरोजगार नहीं होता। सब इस दर्श झेल रहे हैं। तो ये बात कह देना, इस तरह की बातें बेतुकी है, मीडिया द्वारा प्रोपेगेंडा फैलाया गया है, और कट कॉपी पेस्ट करके सारे बयान चलाया गया है। कट कॉपी पेस्ट करके सारे बयान। मेरा सवाल ये है, जो क्या आपके नेता, आपकी पार्टी भूरा बाल का सम्मान करती है? पहले तो इस तरह का टर्म अपना दें। ये भूरा बाल जो आप कह रहे हैं, वो एक शिक्षित और प्रतिष्ठित समाज है। आप उसको भूरा बाल कह करके अपमानित ना करें, भरे मन से तो बिल्कुल ही ना करें। और जो समाज है, हमारा जो समाज है, वो सबको लोकतंत्र के हिसाब से सबकी भागीदारी, सबकी हिस्सेदारी हमारे नेता भी सुनिश्चित करते आए हैं, और आगे भी यही होता रहेगा। अच्छा ऋषि जी, SIR का मुद्दा लेकर आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, क्या SIR के
अलावा भी आप लोगों के पास कोई और मुद्दे हैं, जैसे रोजगार हो या फिर अन्य ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर लगातार एनडीए भी सवाल उठाता था कि जब यहाँ पर राजद की सरकार थी तब जंगल राज था, बेरोजगारी का आलम इस कदर था कि जो युवा है सड़कों पर आंदोलन करते थे। आप लोगों के पास एसआईआर के अलावा कोई और भी मुद्दे हैं? आपके सवाल में ही आपका जवाब छिपा हुआ है। आपने कहा पहले आंदोलन करते थे, अभी क्या छात्रों पे फूल बरसाए जाते हैं? जब टीआरई 2 का जब प्रदर्शन चल रहा था शिक्षकों मतलब कि स्टूडेंट्स का, तो उनके ऊपर फूल तो नहीं बरस रहा था, लाठियां बरस रही थी। बेरोजगार अपनी बात को रख भी नहीं पा रहे हैं और अपनी पीड़ा जो है अभ्यर्थी बता नहीं सकते, क्योंकि आप डंडों से उनका स्वागत करते हैं, उन पे लाठियां बरसाते हैं, उन पे वो वाटर कैनन बरसाते हैं। तो कौन सा आप जंगल राज की बात कर रहे हैं? कैसा जंगल राज? जनता के बीच में जब राज था उसको मीडिया द्वारा जंगल राज का पैमाना बताया गया। जनता का राज पहले था और जनता के राज को कायम करना ही हम सबका फर्ज है और यही असली लोकतंत्र की पहचान है। अच्छा ऋषि जी, रोहिणी आचार्य आप भी जानते हैं कौन है और सोशल मीडिया भी आप जानते हैं। जिस प्रकार से तेजस्वी यादव अधिकार यात्रा पर थे और जो तस्वीरें सामने आई, आपके पार्टी के हैं राज्यसभा सांसद है संजय यादव, वो आगे बैठे हुए थे। उसके बाद रोहिणी आचार्य ने अपनी आपत्ति दर्ज की कि भाई फ्रंट की सीट जो है वो नेता के लिए होना चाहिए। उसके बाद फिर कुछ लोगों को जैसे कि शिवचंद्र राम को, तमाम लोगों को फिर आगे बैठाया जाने लगा। इसको लेकर भी बवाल छिड़ा और यहाँ तक भी हमारे पास इनपुट है, रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया तेजस्वी यादव को। ये घरेलू जो अंतरकलह है ठीक है या पार्टी को कितना नुकसान करेगी? इसके बाद सेकंड सवाल भी हम इसी से लेंगे। आपने फिर वही सवाल जो करिश्मा जी ने पूछा था, आपने घुमा फिरा पूछ दिया। मैंने पहले भी यही जवाब दिया और फिर यही जवाब दूंगा। ये बीजेपी के आईटी सेल के द्वारा फैलाया गया प्रोपेगेंडा। लेकिन आप लोगों को नहीं लगता है कि अगर घर की बात घर पर ही रहेगी तो शायद वो सॉर्ट आउट होने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, लेकिन चीजें जब बाहर आती है तो लोग तो ट्रोल करेंगे, लोग तो सवाल उठाएंगे और आप लोगों को सवालों का जवाब तो देना होगा। मैं तो आपके सवाल का जवाब दे ही रहा हूँ। पब्लिक डोमेन में कभी भी कोई ऐसी बात नहीं कही गई। मैं फिर से कह रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ आपको, ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की आईटी सेल के द्वारा फैलाया गया प्रोपेगेंडा था। अच्छा, तेज प्रताप जी क्या है? फिर तेज प्रताप जी के साथ जो हुआ कि ऐसा होना चाहिए? तेज प्रताप जी हमारे पार्टी के हिस्सा नहीं है। नहीं तो वो भी तो पार्टी के आगे, ऐसा क्या कर दिया जो मान लीजिए ऐसा अगर चीजें हुई तो क्या निकाला जाना? इस पे भी लोगों की राय है। कुछ आपके वोटर ही वो कह रहे हैं ये सही नहीं हुआ। पार्टी के फैसले पार्टी का आला कमान करती है, उसमें हमें क्या कहना है? वो तो पार्टी के आला कमान का फैसला था। क्या लग रहा है आपको, क्या मतलब तेजस्वी की सरकार तय है 2025 में? देखिए, जनता ने ये ठाना है, जनता में ये भरोसा है तेजस्वी को लेकर के और जनता की यही पुकार है कि अगर पलायन से, बेरोजगारी से और मतलब कि जो सो कॉल्ड जिसको सुशासन कहते थे, जो कि अब पूरी तरह से फेलियर हो चुका है, उससे अगर बिहार को निकालना है तो तेजस्वी ही एकमात्र सीएम बनना तय है। बिल्कुल 100%। इस बार मुद्दे क्या क्या होंगे? क्योंकि मैंने जब पटना को पूरा देखा तो मैंने देखा कई जगह बैनर पोस्टर लगे हुए हैं और कई योजनाओं के बारे में आप लोग बता रहे कि जब आप लोगों की सरकार बनेगी तो इस योजना को धरातल पर लाया जाएगा। इससे कितना फायदा होगा? चूंकि अब तो अभी सरकार बनी नहीं है, चुनाव को लेकर तिथि की भी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन क्या लगता है जो भी आप लोग वादे कर रहे, जो भी दावे जनता के समक्ष रख रहे हैं, जितना लुभा रहे हैं, क्या लगता है इसका असर कितना होगा? देखिए, हमने कोई भी ऐसी घोषणा नहीं की जो सिर्फ और सिर्फ लुभावनी लगे ऑन द फेस ऑफ इट। मैया बहन योजना, माई बहन मान योजना कहते हैं उसको, और वो योजना बहुत महत्वपूर्ण योजना थी। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए योजना जो है हम लोगों ने अनाउंसमेंट किया है। पूरे बिहार भर की महिलाओं में बहुत उत्साह भी है इसको लेकर के। ऐसी कई सारी योजनाएं हैं जो अभी आप हमारे मैनिफेस्टो में देखेंगे, जो कि महागठबंधन का ज्वाइंट मैनिफेस्टो आएगा। कई सारी योजनाएं आप देखेंगे जो युवाओं से जुड़ी होंगी, महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी होगी, फिर हमारे बुजुर्गों के सम्मान के लिए होगी, जितने हमारे रिटायर्ड अधिकारी हैं, ओल्ड पेंशन योजना आप समझ लीजिए, ओल्ड पेंशन स्कीम जैसी योजना, ये सब चीजें हम लोगों की सरकार जब बनेगी तो हम लोग लागू करेंगे। और ये ऐसा नहीं है कि ये हम लोगों ने बंद कमरे में बैठ करके सारी योजनाएं बनाई। जनता के बीच में घूम घूम के, जनता के मत को समझ के, उसके मैंडेट को समझ के, उसकी पीड़ा को पहचान के फिर ये सारी योजनाओं का फ्रेमवर्क तैयार किया गया है और ये लागू होगा जो हमारी सरकार बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम बातों को रखने के लिए ऋषि जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।